नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में और पहली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। 150 दिन में 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से हो गया है, यानी कि कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर जो तैयारी काफी दिनों से जो कांग्रेस की तरफ से चल रही थी, वो यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसी खबर पर हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, या कहें शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी जो है पहुंच चुके हैं। वहां पर यात्रा की शुरुआत करने से पहले राहुल गांधी ने राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचकर वहां पर अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी है। मिशन 2024 से पहले कांग्रेस पद यात्रा के जरिए पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कि आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। हर दिन 21 किलोमीटर पैदल चलकर 150 दिन में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा जो है कश्मीर भी पहुंचेगी। पहले पूरी यात्रा होगी और इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा होनी थी, लेकिन अब वो यात्रा में बीच बीच में जुड़ते हुए दिखेंगे। ये भी एक बड़ी खबर है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको आगे ले चलते हैं खबर के बारे में। राहुल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले सुबह जो है श्री परंदेर बंदूर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए और इसके साथ ही वह कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज भी सौंपेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की प्रमुख 10 बातें भी हैं, इसको भी लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बातें आपको बता दें कि क्या प्रमुख बातें हैं इस यात्रा से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि कन्याकुमारी से श्रीनगर की 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा की औपचारिक शुरुआत रैली में हो गई है। वास्तव में गांधी और कई अन्य कांग्रेस के बड़े नेता 8 सितंबर को सुबह 7 बजे पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। पदयात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिनों तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक में 21 दिनों तक रहेगी और उसके बाद उत्तर की तरफ अन्य राज्यों में जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं इसी खबर पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी जुड़ेगी। कई जगहों पर आम जनसभा और चौपाल भी लगाई जाएगी। इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने कई स्लोगन भी तैयार किए हैं। राहुल गांधी इस यात्रा को साधारण तरीके से पूरी करेंगे। वो किसी 5 सितारा होटल में नहीं रुकेंगे। ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस खबर से कि वो किसी भी सितारा होटल में ठहराव नहीं करेंगे, साधारण तरीके से ही रुकेंगे। पार्टी कार्यकर्ता में भी वो अपनी रात गुजार सकते हैं। राहुल गांधी एक कंटेनर में अगले 150 दिनों तक रहने वाले हैं। इसी कंटेनर में उनके लिए बेडरूम, वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है। रात में आराम करने के लिए कंटेनर को गांव की शक्ल में हर रोज एक नई जगह पर खड़ा किया जाएगा। इसी गांव में सभी यात्री एक टेंट में राहुल गांधी के साथ खाना भी खाएंगे। जो यात्री इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रुकेंगे वो एक साथ खाना खाएंगे और आसपास भी रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि पूरा जो है यात्रा का रोड मैप भी तैयार हो गया है और कैसे कैसे कहां रुकना है, इसको लेकर भी जो है बातचीत पूरी हो गई है और यात्रा की शुरुआत भी हो गई है कन्याकुमारी से। इसी मुद्दे पर हम चलते हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार से जानेंगे क्या कुछ अपडेट है इस यात्रा को लेकर। बिल्कुल शोभित, जैसा आप बता रहे हैं कि जो ये यात्रा है 150 दिन की होने वाली है, तकरीबन 3,570 किलोमीटर की यात्रा होगी। पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही थी कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। फिलहाल अब यह जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी जो है वो कभी कभी इस यात्रा में जुड़ेंगे, लगातार नहीं जुड़ेंगे, ये जानकारी ऐसे मिल रही है। और आपको बता दें कि जो वायनाड है, जहां से वो सांसद भी हैं राहुल गांधी, वहां से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, यात्रा का आगाज हो चुका है। फिलहाल जो यात्रा है, आपको बता दें कि राहुल गांधी राजीव गांधी मेमोरियल पर पहली अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरुआत भी की। बिल्कुल शोभित जी। और आगे आपको बता दें कि जिस तरह से 150 दिन की यात्रा रहने वाली है, तो ये तकरीबन कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पहुंचेगी और हर 21 किलोमीटर का ये सफर रोजाना तय किया जाएगा। और
बाकी आगे लोगों को भी जोड़ने का काम कर सकती हाँ, है। तो तुषार ने हमें ये बताया कि किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है इस यात्रा को लेकर, और 21 किलोमीटर का, जैसा कि तुषार कह रहे हैं कि 21 किलोमीटर के बाद ठहराव ले गए, और गांव जो पड़ेगा 21 किलोमीटर के बाद में इस यात्रा में जो गांव पड़ेगा, वहां जो गांव वाले होंगे राहुल गांधी से सीधे जुड़ेंगे, वो अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। कांग्रेस इस बीच इस यात्रा के माध्यम से सीधे लोगों तक जुड़ने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर हमारे नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी, उनकी भी राय रखेंगे, क्योंकि यात्रा अपने आप में एक अहम है, और इस यात्रा पर जो है आगामी जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होने हैं जिन जिन राज्यों में, और लोकसभा चुनाव 2024 का भी होना है, उस यात्रा को लेकर उस चुनाव में जो है कांग्रेस अपनी आप को मजबूत स्थिति में भी देखने की कोशिश करेगी। उद्देश्य तो उनका यही है कि फिर से जो है अपने आप को संस्था के तौर पर, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर देश की जनता के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि 60 साल तक उन्होंने राज किया है एज ए पार्टी इस देश पे, और पिछले आपके 8 साल में इनकी हालत बहुत खस्ता हो गई। जब से नरेंद्र भाई सत्ता पर बैठे हैं तब से इनमें काफ़ी बहुत विघटन हो रहा है, पार्टी अंदर से टूट रही है, और प्रदेश स्तर पे भी जो उनकी सत्ता वो पाना चाहते, 3 ऐसे मौके हुए जहां वो सरकार बना सकते थे। वो गोवा में सरकार बना सकते थे, वो असम में सरकार बना सकते थे, वो मिजोरम में सरकार बना सकते थे, और वो इससे पहले सरकार बना सकते थे। हिमाचल का भी वही मामला था। एमपी में सरकार बनी, टूट गई। राजस्थान में टूटते टूटते रह गई सरकार। और जिस तरह से पार्टी से नेताओं का पलायन हो रहा है अभी, वो पलायन भी जो है उनके लिए काफ़ी एक सदमे जैसा एक मैसेज देता है बाहर लोगों को, जनता को, कि इस पार्टी में नेता से इस पार्टी के साथ जुड़े थे, कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? तो सब जब छोड़ के जा रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य इस पार्टी का ही हमको ठीक नजर नहीं आता है, और गांधी परिवार की एक हुकूमत को लेकर भी वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो उस पर निशाना साध रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं। ऊपर से एक नया उन पर हमला हुआ है, वो है ईडी का, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से जांच चली, और हमने देखा दिल्ली में कुछ जब उनको बुलाया गया तो प्रदर्शन हुआ। तो ये कह सकते हैं कि अब क्या, मैं मतलब एक समझ में नहीं आता है कि इसको एक ऐसा कौन सा शब्द हम ढूंढे हमारी भाषा में कि जिससे सही स्थिति जो है कांग्रेस की हम बता पाएं। पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको यही आता है दिमाग में अभी कि जैसे एक घर होता है वो टूट रहा होता है ना शोभित भाई, जैसे बड़ा लड़का कहीं छोड़ के चला गया, छोटा जो है नाखुश है, मंझला जो है वो कह रहा है कि मैं कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा, और वो सब ये कह रहे हैं कि यार पिताजी या माताजी जो भी घर की मुखिया हो या दादी हो, दादा हो, कोई भी हो, तो असंतोष उनके प्रति बहुत बढ़ जाता है, और कहते हैं कि यार आप या तो आप इसको छोड़ दो ये संचालन करना, या फिर हम निकल जाते हैं। ये वाला जो मामला है, मैं एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा था अभी। तो इस स्थिति में कांग्रेस आ पहुंची है। अब ऐसी स्थिति में जबकि अंदर सब टूटा हुआ है और बाहर से भी जो है लोग जो हैं उस विचारधारा को छोड़ते नजर आ रहे हैं, तो उनको लगता है, अब ये उनका मानना है कि हमें पहले बाहर वाले लोगों को जोड़ना चाहिए, पहले पड़ोसी का साथ ले लो। ये हो गया ना, मतलब घर आपका टूट रहा है पर पड़ोसी अपने साथ में होना चाहिए, ये मोहल्ला अपने साथ में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नीति स्ट्रेटेजिकली व्यूहात्मकता को देखते हुए मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर जो है आप अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को अगर जोड़ के नहीं रखोगे, कार्यकर्ता और नेता वही तो हैं और कौन है, तो फिर मोहल्ला आपके साथ में हो या पड़ोसी आपके साथ में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कांग्रेस इस नीति पे चल रही है अभी कि अब पूरे देश में, और भारत अब वो आज, और असम के मुख्यमंत्री जो है वो एक बड़ी विचित्र घटना खुद अपने आप में है, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी होता है वो कूद पड़ते हैं। तो वो आज कूद पड़े, उन्होंने कहा कि भैया आप तो काम करो, पाकिस्तान में निकालो, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। अच्छा, किसी ने ये हमला कर दिया कि भैया आप राहुल गांधी को भारत छोड़ो यात्रा करनी चाहिए। क्यों? वो लोग बार बार भारत छोड़ रहे हैं। वो रहते कहाँ हैं? आप तो रहते ही नहीं है। कहीं इटली चले जाते हैं, कहीं अपनी नानी को मिलने चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, कभी उनको बैंकॉक, है ना, तो अलग अलग जगह पे वो जाते रहते हैं, यहाँ रहते कम है। और अभी भी एक सूचना भी हमको आ रही है कि पहले ये था कि राहुल गांधी लगातार इस पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, जो चलने साथ रहेंगे, में आ रहा है कि नहीं वो लगातार साथ नहीं रहेंगे, वो बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। तो उनको और क्या काम है? वो टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं कि उनको बड़ा कॉर्पोरेट चलाना है। तो कर क्या रहे हैं, मतलब वो क्या करेंगे?
अगर भारत छोड़ो की बात कर तो तंज उनको कसता है, तो मुझे लगता है कि वहां कहीं लोगों इसलिए छूट जाता है क्योंकि ये पूरी यात्रा जो भारत जोड़ने की बात हो रही है, उस यात्रा को छोड़ के बीच बीच में चले जाएंगे और बीच बीच में वापस आएंगे, तो क्या मतलब बनता है? खुद एक इनिशिएटिव लेते हैं और उस इनिशिएटिव में आप ही अंत तक नहीं रहते, तो फिर इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता जो है, ये फिर आप इसको यह प्रतिपादित नहीं कर पाते इस मामले को लेकर। तो हाल बेहाल है बेसिकली। अब कितना भारत जुड़ेगा इनसे, नहीं जुड़ेगा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि अपने आप को फिर से एक बार एक मजाक का विषय अगर ये सही है जो सूचना भी मिल रही है, तो राहुल गांधी ने फिर से बना लिया है और इस पर बहुत तंज कसे जाएंगे। और हालांकि वो दिखता यह है कि उनको इस चीज का कोई असर नहीं है, लेकिन इस चीज का असर कांग्रेस पार्टी की छवि पे जरूर पड़ता है। तो ये स्थिति है अभी शोभित जी। यात्रा के बारे में हम आप आगे भी बात करेंगे इसी मुद्दे पे आपसे, लेकिन एक बात ये निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आपने कहा कि इंसान अपने घर को ही नहीं संभाल पाते और वो पड़ोसी का सहारा लेते हैं। आप किसे दोषी मानते हैं? कहां कमी रही कांग्रेस नेतृत्व में, कहां कमी रही जिस वजह से अलगाव की स्थिति हो गई और एक के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई? लगातार वरिष्ठ नेता भी हैं, वो पार्टी से नाराज हैं। पहले नाराजगी थी, वो दबी हुई थी, लेकिन अब वो मुखर हो गई है और लगातार एक के बाद एक इस्तीफे देने के बाद सामने आ रहा है कि किस तरीके से पार्टी नेतृत्व जो है, जो शीर्ष नेतृत्व भी है, वो पार्टी की कार्यशैली से नाराज है। कहां कमी रह गई? कमी हर तरह से रही शोभित भाई। सबसे पहली कमी मुझे लगता है वो ये है कि हालांकि दिवंगत हो चुके हैं, हमारी एक कहावत ये कहा जाता है सब पूरे देश में कि जो अब शरीर छोड़ चुका है तो उस आत्मा के बारे में क्या बात करें। लेकिन अब जब विश्लेषण करना पड़ता है हमको, हमारा काम ये है, तो फिर बताना ज़रूरी हो जाता है कि एक बहुत बड़ी कमी ये रही कि अहमद पटेल साहब की जो भूमिका रही, उस भूमिका ने कांग्रेस को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ। और आप जानते हैं कि जब आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत मजबूत सोर्स से आपको पता चलती है, पर उसके कोई आपके पास उसके कोई प्रूफ नहीं होते, पर बात वही होती है। तो फिर ये हो जाएगा कि फिर हम वो अब रहे भी नहीं है और उनके बारे में कुछ तो अच्छा नहीं होगा। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनकी जो भूमिका रही कांग्रेस में पिछले 30 साल में, वो 30 साल में कांग्रेस 2 टर्म 10 साल वो रही सरकार में यूपीए के जरिए, पर वो 10 साल में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए था और मजबूत होना चाहिए था। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे सत्ता में आगे उनका समय बीतता जा रहा है, वो और अपना जो शिकंजा है इस देश की राजनीति पर कसती जा रही है। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस के जो अहमद भाई थे, जो जब तक जीवित रहे वो सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, उनको भी निजी बिल्कुल, और उनकी सोच से प्रभावित होकर सोनिया जी ने बहुत सारे फैसले लिए। वो फैसले जो है वो बहुत घातक साबित हुए उन 10 सालों में। और उसके बाद लगातार जब एक बार आपके घर में आप समझ लो कि आपका अगर घर कहीं से भी जो है खंडित हो गया या उसमें दरार हो गई, फिर वो बढ़ती जाती है। अगर उसको आप ठीक से समझ के चलते, अगर आप इसको पूरी मरम्मत नहीं करवाते, तो फिर वो बढ़ती जाती है और फिर वो घर जो है या कोई भी इमारत है वो फिर खंडर बनने की ओर दौड़ पड़ती है। तो कांग्रेस का ये रहा, वहाँ ये जो बड़ी चावीरूप भूमिका रही अहमद भाई की। उसके बाद ये रहा कि अभी ये जो इनको शहजादा, युवराज ये सब कहा जाता है, राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जी का रोल जो है वो पिछले अगर आप 15 साल में कांग्रेस की राजनीति में देख लीजिए, तो वो कभी अपने आप को एक सीरियस लीडर के तौर पर प्रस्तावित कर नहीं पाए। होते हो नहीं, वो गेम खेलते हैं कि छू के निकल जाना, टच करके भाग गए, फिर आके मुझे पकड़ो या फिर मैं तुमको, तो वो तरह का खेल खेलते रहे। वो आते ही कभी भी इनकी मर्जी हो जाएगी, वो आ जाएंगे सबके सामने, कुछ कहना है कह देंगे, बड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा मामला, फिर वो निकल जाएंगे, फिर कहाँ है किसी को पता। और वो किसी भी सीरियस पॉलिटिशियन जो मतलब पीठ जो कहते हैं ना, मतलब एक पुख्त जो मैच्योर पॉलिटिशियन होता है, जो कांग्रेस में बहुत सारे थे,
तो उनकी ना कभी उन्होंने राय समझी, ना कभी राय रखना, उनकी राय को समझना चाहा, ना कभी सुनना चाहा। तो एक तरह का उनकी ओर भी बड़े, उनके प्रति उनका बर्ताव एक प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वो अपमानजनक रहा। तो उससे भी इन सब के सम्मान पर बड़ी ठेस पहुंचना शुरू हो गई। नरेंद्र भाई मोदी को संसद में झप्पे लगा देना, फिर वो वहीं बैठे बैठे आंख मारना। अब ये कौन करता है? आप अगर झप्पी लगा दी, आपको लगता है कि हमने एक शॉकिंग एलिमेंट प्रस्तुत कर दिया, तो फिर सीरियसली आके बैठ जाते, फिर वहीं बैठे बैठे। ये जो है ना, ये सब डैमेजिंग थी चीजें हैं पूरी। तो कांग्रेस जो है अपने आप में एक मजाक का पात्र बन गई। और ये सब जो लोग हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, जयराम रमेश हो, ये मनीष तिवारी हो, दिग्विजय सिंह मैं इसमें नहीं गिनता हूं क्योंकि वो भी खुद अपने आप में एक अलग घटना है ना। हो ये पी चिदम्बरम है, प्रणब मुखर्जी जब तक जिंदा थे वो भी क्यों नाराज, इतने नाराज क्यों हुए वो? प्रणब मुखर्जी मौजूदगी में जब तक वो जीवित थे वो कांग्रेस से खफा थे, और इसीलिए जब उनको राष्ट्रपति पद के लिए नरेंद्र भाई ने कहा था, जब उनका नाम आगे किया तो वो बड़ी खुशी बन गए, क्योंकि वो भी इस पॉलिसी से तो जितने भी अच्छे बड़े और जो वो लोग को, उन लोगों को कांग्रेस जो है संभाल नहीं पाई। राहुल गांधी एक फैक्टर है और एक अहमद पटेल फैक्टर है। अब वो कह रहे हैं जोड़ते हैं, तो कांग्रेस तो जोड़िए पहले, फिर देश को जोड़ने की बात कीजिए। तो यात्रा अपने आप में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मुझे लगता है मजाक बनती जाएगी। और उसकी शुरुआत कह सकते हैं, आज यात्रा तो बड़ी जोर शोर से शुरुआत की गई, और उसके बाद में जो फैक्टर निकल के आ रहा है उसमें सबसे बड़ी खबर पहले ही दिन आ गई। अभी यात्रा की शुरुआत के 2 घंटे भी नहीं हुए, 3 घंटे भी नहीं बीते, और इससे बड़ी एक खबर निकल कर ये आया कि राहुल गांधी पूरे टाइम साथ नहीं रहेंगे। अपने आप में एक बड़ी खबर हो गई। देखिए कहां रहेंगे फिर? वही चीज है, क्योंकि जब आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेस से पूरे टाइम नहीं जुड़ पा रहे, या कांग्रेस लोगों से राहुल गांधी का जब चेहरा बनाया जा रहा है और वही यात्रा से नदारद रहेंगे, तो क्या छवि लोगों के सामने पहुंचेंगी? अपने आप में सवाल भी निकल कर आता है, और आगे क्या होगा इस यात्रा का वो भी दर्शकों के सामने जो है दिन ब दिन आता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यात्रा आप कर रहे हैं, और यात्रा को लेकर आपकी तैयारियां भी जोरों शोर, यहां तक कि कंटेनर भी बनवा लिया है अपने लिए, एक ओवी वैन कह सकते हैं इसको, बनवा ली है, और उसमें वॉशरूम और सबकी व्यवस्था है। और यहां तक कहा जा रहा है जैसे वैनिटी वैन होती है, वही चीज है, वैनिटी वैन वगैरह के वगैरह में वो उन्होंने बना ली है। और ये कहा जा रहा है कि 21 किलोमीटर के बाद जब वो ठहराव करेगी तो गांव का जो स्वरूप होगा वो स्वरूप उस वैनिटी वैन में दिखेगा। मतलब जो वहां का क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसलिए वो प्रख्यात है या विख्यात है, तो वैनिटी वैन में वो स्वरूप दिखेगा, और राहुल गांधी लोगों के साथ में बैठ के रात्रि भोज करेंगे। क्या ये संभव हो पाएगा जिस तरीके से जो है कांग्रेस की प्लानिंग है, या उतने बड़े जन सैलाब के साथ राहुल गांधी अपने आप में समय पे पहुंच पाएंगे? लोगों के साथ जो डिनर करने की बात कही जा रही है वो कर पाएंगे? तो देखिए ऐसा है शोभित जी, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आपने बैठ लिए। वो गुजरात के दौरे जब आते थे तो किसी ढाबे पे लुक जाते थे, किसी ऐसे अचानक किसी होटल में चले जाते थे, और उनकी सिक्योरिटी के साथ हो, फिर अपने नेतागण के साथ वहाँ बैठ के वो खाना वाना खा थे। कैमरामैन जो हमारे होते थे मीडिया के, वो फोटो निकालते थे। उनके जो चेले चपाटे होते थे खुद के, वो भी अपने अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे वायरल कर देते थे। ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है ना। अगर ये करें, या मैं कहता हूँ कोई भी करे, अमित भाई का ये किस्सा है ना, वो गए थे बंगाल में किसी के घर पे खाना खाने चले गए थे, या नरेंद्र भाई ने भी 1-2 बार ऐसा किया हुआ है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, इससे कुछ चीजें इसे बदल नहीं जाएगी। ठीक है, वो के साथ होगा अपने दीवान खाने में, वो कहेगा कि हमने भी एक दिन के साथ खाना खाया था। अब पता नहीं कितना फिर इनके लिए अच्छा बोलेगा बुरा हमको मालूम नहीं। अभी वो शायद मजाक भी उड़ा दे, ये भी हो सकता नहीं है भाई। आजकल तो ये हो रहा है, जैसे अब बीच में थोड़ी ये खबर मैं इसके लिए उल्लेख कर रहा हूँ इस बात को लेकर, कि हमारी मानसिकता इस देश की युवा पीढ़ी की क्या हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बहुत सही बात कह रहा हूँ मैं, ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो है वो गए थे दर्शन करने के लिए, अब बोले उनको दर्शन नहीं करने दिया। और कुछ वो कहते हैं राइट विंग गुट का कोई युवा वर्ग था, उन्होंने कहा कि हम तो कर नहीं देंगे। तो ये अब इसको क्या कैसे करेंगे आप, क्या देखेंगे? तो जो मनोस्थिति जो है इस देश में, और ये तभी होता है जब देश में आर्थिक स्थिरता नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं, तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें लोग करते हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते।
कहीं सुनने में आ रहा है कि एक एम्बुलेंस जो प्राइवेट थी, एक गर्भवती महिला को लेके जा रही थी। बताया गया कि भाई वो पैसे उनके पास थे नहीं, 100 रुपया, उसको उस गर्भवती महिला को बीच रास्ते में उतार दिया। बड़ी घटना थी अभी। तो ये सब चीजें जब हम अपने आसपास होती हुई देख रहे हैं और ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा भी देख रहे हैं, तो हमको ये लगता है, और आप फिर कह रहे हैं कि वहां जाएंगे, रुकेंगे 21 किलोमीटर में और फिर वो रात का खाना खाएंगे। अब क्या पता आपके साथ बैठ के खाने वाला आदमी जो है आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो आएगा, फोटो वोटो खिंचवाएगा, वो अपना हो सकता है कुछ उल्लू भी सीधा कर ले उसमें। उससे आप समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे। उस गांव की आपकी इस वहां से आप गुजर रहे हैं, वहां आपकी मौजूदगी उस समय रहेगी, तो पर आप कोई अपना प्रभाव डाल सकते हैं क्या। सवाल ये होता है। देखो, गांधी जी के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां होती है, विवेचना होती है। मैं खुद जो है बहुत सारी चीजें उनकी जो है उससे सहमत नहीं होता हूं। बहुत सारे लोग नहीं, आजकल तो बहुत लोग खुल के बोलते, पहले खुल बोलना गुनाह लोग, ठीक है। किसी भी व्यक्ति जो कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसकी टिप्पणी करने किसी को लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको करने का हक होता है। अब फिर वो जब, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी बात बताऊं जिसमें आपको मनोस्थिति इतनी मजबूत और दृढ़ थी इस मामले में, उन्होंने तय किया और जिस क्षेत्र में जानते थे कि प्रभाव उत्पन्न हो कि वहां की समस्या का समाधान हो जाए। तो ये अगर आपको करनी है यात्रा, तो फिर वहां आपकी एक विल पावर भी इस तरह की होनी चाहिए और आपका उद्देश्य भी ये होना चाहिए। तो यहाँ वो दोनों चीज हमको जो है दिखाई नहीं दे रही है शोभित भाई जी। चलिए, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा 150 दिन की है, अंजाम तक अपने पहुंचेगी 150 दिन में। और इस यात्रा के दौरान भी कई खबरें जो हैं हम आप तक सीधे लेकर आते रहेंगे और इस यात्रा से जुड़ी हुई तमाम बातें जो डेली का अपडेट होगा वो भी दर्शकों के सामने लेकर आते रहेंगे। यात्रा तो चालू हो गई, अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत कर पाती है इस यात्रा के दौरान। हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो खबर है कि सीएम योगी के आदेश पर प्रयागराज में जो है जांच शुरू हो गई है। फायर सेफ्टी उल्लंघन पर 40 होटलों को नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज के होटल हैं 40, वहां पर उन्हें फायर सेफ्टी से जुड़े हुए 40 नोटिस भेजे गए, यानी कि वहां पर कोई ना कोई खामियां पाई गई हैं और उसको लेकर फायर सर्विसेज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस भेजे गए। इसी खबर पर विस्तार से चलेंगे। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में 40 होटलों और गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया गया। आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम न होने पर अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग के बाद पूरे प्रदेश में जांच अभियान तेज हो गया है। होटलों, ऊंची इमारतों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पर यूपी के सभी जिलों में जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन होटलों और अस्पतालों और ऊंची इमारतों की जांच की जा रही है। इस अभियान में होटलों में अग्निशमन उपकरणों को जांचा परखा भी जा रहा है। होटलों में फायर हाइड्रेट और फायर अलार्म सिस्टम, होजरील फायर के उपकरण जो है उनको भी चेक किया जा रहा है। सीएफओ डॉक्टर राजीव कुमार ने जो है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस स्थित लीजेंड होटल की जांच की, जहां पर अग्निशमन उपकरण सही पाए गए लेकिन कर्मचारियों का रिस्पांस टाइम पर अच्छा नहीं दिखा। सीएफओ ने होटल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए नोटिस भी जारी किया। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, क्योंकि लखनऊ में अभी लेवाना होटल में आग लगी थी और यहां पर 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। समय समय पर आग की घटनाएं जो है प्रदेश से आती हैं, कई दूसरे जो प्रदेश हैं उनसे भी आती है। अभी कुछ दिनों पहले जब गर्मी की शुरुआत हुई थी तो हमने दिल्ली में भी देखा था। आए दिन, मतलब कह सकते हैं कि हफ्ते में 4 से 5 जगह आग हम लोगों ने देखी। वहां पर सबसे बड़ी जो घटना घटी वो मुंडका में घटी और वहां पर कई लोगों की जान चली गई। तो इस मुद्दे पर भी जो है अपने अपने के तरह तरह के लोगों के सवाल भी खड़े होते रहे और बयान भी राजनेताओं के आते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये समय समय पर आग की घटनाएं, बड़ी घटनाएं सामने आती हैं और उसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या जहां होटल वगैरह, जिस होटलों में या जिन ऊंची इमारतों में आग लगती है, या वहां के मालिक वर्ग इसके दोषी हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इसको लेकर
जो है आम जनता भी वो है प्रशासन को घेरते हुए नजर आ रही है। प्रशासन भी अपनी सफाई देता है। नगर निगम के अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, एनडीएमसी था, उनके कर्मचारियों की तरफ से भी बयान आए थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं होटल प्रबंधन की गलती है, होटल, और आम जनता कहती है कि प्रशासन जो है वो समय समय पर चेकिंग अभियान नहीं करता है। जब घटना हो जाती है कोई बड़ी, इसी के बाद वो जागते हैं और लगातार जो है चेकिंग अभियान शुरू होता है। हालांकि वो चलता है 1-2 महीने ही है और इसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और उसका जो है प्रमाण भी हमें देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या, जो है उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम चाहेंगे कि दर्शकों के सामने जो है इस मुद्दे को वो मुखरता से उठाएं और क्या खामियां जो है जो रह जाती हैं प्रशासन की तरफ से, या कह सकते हैं होटल मालिकों की तरफ से, या ऊंची भवनों के जो मालिक हैं उनकी तरफ से, उन बातों में भी जो है प्रकाश डालें। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, वरिष्ठ हमारे संवाद, अच्छा, जिगर पांड्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ हमारे साथी हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जिगर जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार अभी ये एक बड़ी घटना निकल कर आई है लखनऊ से कि होटल लेवाना में आग लगी और यहां पर 2 लोगों की मृत्यु हुई। इससे पहले दिल्ली में भी आग लगी, इससे पहले अलीगढ़ में भी हमने आग देखी, आगरा में भी हमने आग की घटना को देखा और इसके बाद में 1 महीने तक तो जांच चलती है, तेजी से चलती है और इसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या कारण है, किसकी कमी कहेंगे आप? देखो सुमित, इसमें कारण ढूंढने से पहले हम कुछ बातें ऐसी बताएंगे कि जहाँ पर जो एक गैप जो रहता है जिम्मेदारी का, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो लखनऊ की होटल की जो घटना है, इसके बाद ये चर्चा शुरू हो चुकी है और सीएम ने भी वहाँ से जो जांच के आदेश दिए, वहाँ के लोकल अथॉरिटी के साथ और 40 जगह पे वहाँ पे चेकिंग करने के नोटिस दिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आग की घटना लगी उसके बाद क्यों? उसके पहले क्या प्रशासन सो रहा था? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वो है कि फायर विभाग की एनओसी ऐसी जो हमारे पास जो अभी खबर मिल रही है वहाँ से, तो जो होटल है वो अवैधिक थी, मतलब कि उसका नक्शा वहाँ के स्थानिक जो कॉर्पोरेशन है उसमें प्लान पास करने की जो एक प्रोसेस देखी है वो किया नहीं गया था। अब ये ड्यू परमिशन अगर नहीं मिली है, बिल्डिंग यूज परमिशन ड्यू परमिशन अगर वहीं पे नहीं मिली है, तो ये फायर सेफ्टी की परमिशन कैसे मिली? बहुत बड़ा सवाल। फायर एनओसी तो फायर विभाग ही देता है। रूल जो है वो है कि सबसे पहले आपका जो डेवलपमेंट है, आप होटल बना रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो या रेसिडेंस बिल्डिंग बना रहे हो या शॉपिंग सेंटर बना रहे हो, उसका जो नक्शा है वो स्थानीय जो प्रशासन है उसके रूल्स के हिसाब से उसका जो मार्जिन छोड़ना पड़ता है, फायर सेफ्टी के हिसाब से फायर की गाड़ी अंदर आ जा सकती है, बाहर निकल सकती है, घूम सकती है बिल्डिंग के आगे पीछे, ये सब कुछ मार्जिन छोड़ने के बाद आपको एक पूरी जो एक स्पेस मिलती है उसमें आपको कितने मंजिल तक आप बना पाएंगे उसका भी रूल रहता है। ये सब कुछ रूल्स होने के बावजूद भी ये खामियां नजर में आ रही है और 2-4 घटना बन जाती है, उसके बाद तंत्र प्रशासन और जो स्थानीय निकाय जो रहता है प्रशासन, वो सब कुछ हरकत में आ जाते हैं। कमिश्नर हरकत में आ जाता है, पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाता है और नोटिस देता है वहां पे चेकिंग करो, ये चेकिंग करो। देखो, मुझे एक घटना याद आ रही है, गुजरात की घटना थी और छोटे छोटे बच्चे सूरत में, तक्षशिला कांड बोला जाता है। शायद 3-4 साल पहले ये घटना हुई थी सूरत में। ट्यूशन क्लासेस में टॉप फ्लोर पे ये बच्चे फंस गए थे और करीबन 20-25 के, शायद मुझे आंकड़ा कुछ याद नहीं है लेकिन उतना तो था। वो बच्चों को बचाने के लिए, जैसे ये होटल कि हम जो विजुअल सबको दिखा रहे हैं अभी दर्शकों को, वैसे ही सेम वहीं पे कुछ 4 मंजिल इमारत थी या 5 मंजिल इमारत थी, उसके टॉप फ्लोर पे ये चल रहा था ट्यूशन क्लासेस। वो अवैध था। एक शेड बनाकर टॉप फ्लोर में जो टेरेस रहता है उसके टॉप फ्लोर में ये ट्यूशन क्लासेस बना दिया गया था। प्रशासन को नहीं पता था ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहीं से प्रशासन की हर रोज गाड़ियां गुजरती थी। उसको पता होना चाहिए कि आसपास में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो जो
जिसकी हमने परमिशन दिया है 4 मंजिला की, उसमें ये 5वीं मंजिल कैसे बन गई या शेड टेरेस में कैसे बन गई। दूसरा एक सामने आया था, उसका माइनस पॉइंट हम बताएंगे कि क्यों हुआ, एक क्यों होता है ये सब कांड। छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो रहती है वो भी एक मतलब एक कारण है। और तीसरा कारण है फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा जो समय पे खुलना चाहिए, वो ये होटल में भी नहीं खुला था और बाकी जगह पे जहाँ पे आग लगती है और लोग फंस जाते हैं वहीं पे नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? तो नक्शे पे ये पूरा इंतजाम किया जाता है और बता देते हैं कि यहाँ से फायर एग्जिट है, यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे, यहाँ सीढ़ी से हम नीचे उतर जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वहाँ बिल्डिंग में कुछ और होता है। ये क्यों होता है? जो डेवलपर है, जो बिल्डिंग बना रहा है, वो और प्रशासन के अधिकारी दोनों की मिली जुली जो भगत रहती है, उसको मिली भगत ही हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारी बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो ये सब जो चीज है उस पे जब तक काबू नहीं पाया जाता तब तक ये घटना जो हम देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी बनेगी। आपने बहुत सारे नाम गिनवाए, दिल्ली, आगरा, मैं एक और नाम जोड़ूंगा, मैंने सूरत का नाम बोला, उसके पहले एक साल पहले की घटना मुझे याद आ रही है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भी एक 20 या 22 मंजिल इमारत थी, उसमें एक सिलेंडर फटा हुआ था और एक महिला उसमें फंस गई थी बालकनी में। ये भी एक वीडियो वायरल हुआ था। तो वो क्यों बचा नहीं पाए थे? क्योंकि उसमें सेफ्टी ग्रिल जो रहती है वो तोड़कर अंदर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये अभी हम जो बिल्डिंग जो होटल का जो हम एलिवेशन देख रहे हैं, ग्लास से रहता है या एलिवेशन का जो एक आईना का मतलब बना देते हैं, वो आईना तोड़ के अंदर एक फ्रेमिंग होता है और फ्रेमिंग के अंदर से वो उसको ऐसे बिल्ड किया जाता है कि अंदर आने जाने का रास्ता जो है वो भले हम शीशा तोड़ दे लेकिन बहुत दिक्कत के बाद अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा पाएंगे। तो ये सब कुछ जो चीज है एलिवेशन की, वो आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को भी समझना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को समझना पड़ेगा और ऐसी घटना से बच ये क्यों है? बिल्डिंग बन जाए तब परमिशन लेने के लिए वहीं पे सब इंतजाम किया। लगा है वो आप देखेंगे, लेकिन उसका एक्सपायर डेट किसको याद है? तो ये सब समस्या है। लेकिन बात वो है कि ये सब परमिशन जो मिल रही है उसमें भी मिली भगत रहती है, भ्रष्टाचार रहता है, कहीं पे अंडर टेबल का मामला रहता है। ये सब चीज सब जानते हैं, लेकिन बात वो है कि ऐसी ऐसी चीज या ऐसी घटना हमारे सामने आती है, उसके बाद प्रशासन हो या तंत्र हो या अधिकारी हो, उसके ऊपर एक दोष का ठिकरा जो है फोड़ा जाएगा और उसके बाद ये जांच रहेगी, कमेटी बनेगी, कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बनेगी, मामला वहीं पे शांत हो जाएगा। बात उतनी है कि ये काम कौन करेगा। सवाल सबसे बड़ा वो है कि काम कौन करेगा, उसका समस्या का समाधान क्या है। कोविड के बाद देखो हॉस्पिटल में कोई एक जगह पे अहमदाबाद में आग लगी थी, उसके बाद राजकोट में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, कोविड-19 के समय लॉकडाउन चल रहा था तभी। उसके बाद सभी हॉस्पिटलों पे प्रशासन ने दवाई लगा दी, सबको नोटिस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। उसके बाद क्या? फिलहाल अभी हम गुजरात की बात करेंगे तो एक भी हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो बात वो है कि जो मिली जुली जो नीति रहती है तंत्र और जो यूजर्स है उसके बीच में जो एक मतलब गठबंधन हो चुका है, जैसे राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है वैसा इन लोगों का भी गठबंधन रहता है, वो टूटना चाहिए ये जगह पे।
जी शोभित। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी का। आग की घटना लगती है और इसके बाद कार्रवाइयां तेज हो जाती है और समय के बाद वो कार्रवाइयां जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है और अपने आप में एक बड़ा मुद्दा भी है। लगातार जिन राज्यों में आग की घटना, जो विकराल घटनाएं हुई, उसके बाद में जांच कमेटी भी बैठाई गई, जांच भी लगातार चली और इसके बाद उनका नतीजा क्या हुआ, ये अपने आप में एक पहेली बन गई है। तो इस मुद्दे पर अभी हम कभी आगे बात करेंगे और हम बढ़ते हैं अभी फिलहाल तीसरी खबर की तरफ। केजरीवाल ने कहा है कि 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आम आदमी पार्टी बुधवार यानी कि आज से इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च कर रही है। तो ये खबर जो है बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली की मुखिया ने बयान दे दिया है। वो भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा इधर कर रही है, हम इंडिया नंबर 1 कैंपेन को लॉन्च करेंगे। ये भी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोगों को जोड़ेंगे। अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को जोड़ेगी कि इंडिया नंबर 1 के जरिए भारत के लोगों को जोड़ा जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है और उसकी शुरुआत जो है होते हुए आज दिखेगी। अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया, इसकी खबर पर हम विस्तार से चलेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है आज से इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च कर रही है और इस मुहिम के तहत 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने जन्म स्थान हरियाणा के हिसार से करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के सभी लोग मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस मुहिम से हर देशवासी को जोड़ने के लिए पूरे देश की यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज से होगी। मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। मिस्ड कॉल नंबर के जरिए भी लोग कह रहे हैं इस जो यात्रा है, इस कैंपेन है, उससे जुड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शानदार व फ्री शिक्षा देनी होगी और पूरे देश के स्कूलों को शानदार बनाना होगा। तो अपने आप में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सुबह सुबह उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, यात्रा शुरू हो चुकी है। उधर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है कि इंडिया कैंपेन, इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए आज से वो कैंपेन की शुरुआत करेंगे और वो भी लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस कैंपेन में जुड़े और देश को नंबर 1 बनाए। तो बड़े अपने आप में जो है उठापटक की स्थिति इस बार राजनीति में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है? क्योंकि जनता से भी हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा या इंडिया नंबर 1 कैंपेन? मकसद दोनों का एक है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में जाना चाहती हैं और लोगों को अपने साथ करने के लिए अलग अलग कैंपेन चला रही हैं, लेकिन इसका फायदा उन्हें कितना होगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे, हमारी साथी सहयोगी हैं मानसी। मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में आपके पास? जी शोभित जी, आपने सही कहा कि जैसे एक तरफ आज कांग्रेस जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत कर रही है, लेकिन उसी के साथ केजरीवाल ने अब मेक इन इंडिया 1 का स्टार्ट कर दिया है, एक अपना जो स्टार्ट किया है कैंपेन। हाँ जी, कैंपेन स्टार्ट किया है। तो उस कैंपेन के तहत वो देश के लोगों को जोड़ेगी और उसके लिए उन्होंने नंबर भी जारी किया है जिसमें लोग अगर चाहते हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। तो उसकी शुरुआत वो अपने जन्मस्थली हिसार से करेंगे, जहां वो आज अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस कैंपेन की। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कैंपेन के जरिए एक तरफ कांग्रेस जो है चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है कि वो लोगों को जोड़ेगी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो वहीं अब केजरीवाल ने एक पलटवार करते हुए एक अलग ही अपनी रणनीति तैयार की है और आज वो कैंपेन की शुरुआत कर रही है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों की रणनीति में आखिर कौन फायदा किसको मिलता है, कौन सफल होगा। बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने मानसी, और मानसी का भी कहना सही है अपनी जगह पे, क्योंकि ये 2 रणनीतियां हैं। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरे आज अरविंद साहब है, अरविंद केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने भी उद्घाटन कर दिया है और कह रहे हैं लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ में। तो ये अपनी अपनी अलग अलग रणनीति है। तो अरविंद केजरीवाल को भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो ड्रॉ बैक में लाने का काम कर रहे हैं और आज का ही दिन उन्होंने चुना है। उनका कहना है कि अगर देश को नंबर 1 करना है तो लोगों को फ्री स्कूली शिक्षा
देनी पड़ेगी। इसी मुद्दे पर हम जो है हमारे नेशनल एडिटर है उनकी भी राय जानें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह का माहौल इस समय देश में चल रहा है, बीजेपी एक सशक्त चेहरा बनती हुई जा रही है और लगातार जो विपक्षी चेहरा, जो विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहां तक कि ममता बनर्जी का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई भी यात्रा का कोई फिलहाल अपडेट नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ममता दीदी भी जो है यात्रा करती हुई नजर आए। क्या कहेंगे सर? अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हम भी इंडिया को जोड़ने के लिए यात्रा की शुरुआत करेंगे। हाँ, वो मैं बार बार ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता आता हूँ, पिछले काफ़ी समय से कहता हूँ ये कि केजरीवाल जी जो हैं वो जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाने में एक मानी जाती है ना, कि वो एक सक्षम पार्टी है, वो लोगों को कैसे अपने बारे में किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करें, वो कैसे अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, लोग उनकी बात जो है वो कैसे क्यों माने और स्वीकार कर ले और उन्हीं के पथ पर क्यों चले और कैसे चले, एक तरह का एक नैरेटिव सेट करना होता है देखिए, और एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करना होता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। मैं ये लगातार कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी, खास आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, वहाँ एक नरेंद्र भाई है, यहाँ एक केजरीवाल है, उनका कद बहुत बड़ा है, इनका कद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक सोचने की शैली की बात करें या किसी को काउंटर करना हो या अपनी बात रखनी हो, तो उन सब मामलों में केजरीवाल जी जो हैं वो थोड़े बढ़ के हैं, मतलब वो एज वाले हैं, थोड़ी एक एक्स्ट्रा एज है उनके पास। तो वो हर तरह से हर तरह का वो प्रोपेगेंडा, वो प्रचार, अपने सोच का प्रसार करने में माहिर है और बहुत माहिर आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, अब उन पर जो क्या हो रहा है अभी, ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अभी पिछले 3 महीने से लगातार गुजरात पर वो हमला कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात की शिक्षा नीति, गुजरात की स्वास्थ्य नीति, गुजरात के पुलिस कर्मियों की, सरकारी कर्मचारियों की नीति, गुजरात के बेरोजगारों की परिस्थिति से लेके गुजरात के किसान, बिजली, पानी, सब चीज वो लगातार कर रहे हैं। रिएक्शन में, रिपरकशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सत्येंद्र जैन तो जेल में है ही है, मनीष सिसोदिया पर भी धावा बोल दिया गया। अब उन्हीं उस चीज को भी वो एक अपने फेवर में इस्तेमाल करने की उन लोगों ने कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे। अब उसके बाद वो एक स्टिंग ऑपरेशन 2 दिन में आ गया बाहर। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई ये तो, अब उसका भी वो लोग जो है अब जवाब कैसे देंगे? अब जवाब में ये यात्रा है, ठीक है। और दूसरी ओर ये कर रहे हैं कि वो अब गुजरात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति पर अगर आप आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी लगातार 2 दिन से वहां बाढ़ आई हुई उस तरह के वीडियोस की। ये मोदी जी के क्षेत्र की, बनारस के क्षेत्र की स्कूलों की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों के अलग अलग गाँवों के स्कूलों की स्थिति क्या है, तो उनके वीडियोज बन रहे हैं, वो वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, उसको वायरल किया जा रहा है। तो अगर आप मुझे वहां से मारोगे, आपको मैं उस तरफ से मारूंगा। तो वो हाथापाई और जो एक उठापटक का खेल है, उस खेल में आम आदमी पार्टी भले ही कद में छोटी है, लेकिन सोच में वो जो है काफी हद तक जो आगे जा चुकी है। तो यही है, यात्रा है तो एक अलग से एक नैरेटिव खड़ा हो जाएगा, एक अलग से बात होनी, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, और भी माध्यम बात कर रहे होंगे और भी लोग बात कर रहे होंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों का ध्यान जो है अब इसकी ओर चला जाए। तो स्टिंग से ध्यान कैसे हटाया जाए? तो स्कूलों की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, अब ये यात्रा की बात भी हो रही है, तो यही कारण है। जी चलिए, माफ कीजिएगा सर, इस खबर पे हम और भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। हम बड़ी खबर आ रही है एक यात्रा की, या कह सकते हैं विपक्षी खेमे की शुरुआत की भी बड़ी खबर आ रही है। उस खबर को भी हम दर्शकों से जो है, समय कम है लेकिन फटाफट बता देते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो है विपक्ष को लामबंद करने में जो अखिलेश यादव से कल उन्होंने मीटिंग की थी, उनका भी साथ उनको मिल गया है। और कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को हरियाणा में रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली लोक दल की ओर से आयोजित होगी और इस रैली में जो है कई विपक्षी बड़े चेहरे जो है शामिल करने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम इस रैली के माध्यम से एकता दिखाने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष अब साथ आ गया। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया नंबर 1 कैंपेन और नीतीश की ये विपक्षी दलों के नेताओं के साथ में एक बड़ी रैली, क्या कहेंगे? ये सब पूरा सिनेरियो जो है जिस तरह से इसी हफ्ते या आने वाले कुछ हफ्तों में साफ होता हुआ दिखेगा, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, साफ तो होता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखिए, एक प्रोसेस है जो शुरू हुई है, फिर से कोशिश की जा रही है। अब वहां और कितने लोग, कितने पक्ष जुड़ेंगे, इस पर मुझे लगता है हमारे पास पुख्ता जानकारी अभी है नहीं।
3-4 आपने नाम बताए वो ठीक है, पर क्या साउथ से भी लोग आएंगे? मतलब अब स्टालिन आ गए, स्टालिन आए थे तमिलनाडु से मिलने के लिए केजरीवाल साहब से। शिक्षा मॉडल को उन्होंने जो है कॉपी करना चाहा, कहा कि हम भी ऐसे स्कूल्स जो है वहाँ पे बनाएंगे। पर वो साउथ के जो केरला से कोई वामपंथी नेता क्या आ रहे हैं क्या? तमिलनाडु से ये कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तेलंगाना से केसीआर शायद आ सकते हैं क्योंकि वो नीतीश से मिले थे, लेकिन जगन रेड्डी जो है वो तो नरेंद्र भाई के साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी वहाँ चित्र स्पष्ट नहीं है। ममता खुद इस पूरे चित्र से गायब है, ठीक है, और यहाँ केजरीवाल भी इस चित्र से गायब है, ठीक है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस तो ऑब्वियसली ये लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात भी उनकी हुई, पर ये बाकी जो दल जो बता रहा था, जो प्रादेशिक दल हैं जो अपनी सरकार चलाते हैं, जैसे उड़ीसा से बीजेडी है, तो ये सब तो विपक्षी दल है ना भाई, तो क्या वो इस पूरे मजमे में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे हम समझ नहीं, हमको भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब कोशिश, जैसे मैंने कहा कि एक कोशिश की प्रोसेस शुरू हुई है, प्रक्रिया शुरू हुई है। ये कोशिश शुरू हुई मैं नहीं कहूँगा, मैं कोशिश करने की प्रक्रिया जो होती है वो अभी शुरू हुई है, ये मुझे लगता है अभी। और अब देखते हैं ये जो निकाल रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, हिसार हरियाणा में कहाँ से निकालेंगे ये समझ में नहीं आ रहा अभी। कोई जगह तय हुई है क्या? अभी जगह तय हो जाएगी, अभी ये अपडेट हमें मिल रहा है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। जगह भी थोड़ी देर में फाइनल होगी, दर्शकों के पास बताएंगे कि जगह कहाँ है। हाँ, तो बस वही है कि अब जब हरियाणा से निकालेंगे तो किस दिशा में जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, हमको मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ से नीचे आने चाहिए, पर लोग कितने जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कितने टिके रहते हैं, शरद पवार रहेंगे वहाँ पर नहीं रहेंगे, उद्धव ठाकरे रहेंगे, हमको मालूम नहीं अभी, पर ये खबर आ रही है। अभी 3 नाम फाइनल हो गया। अजय प्रकाश चौटाला जो है वो उनका नाम फाइनल हुआ, अखिलेश यादव को का समर्थन मिल गया है, मुलायम सिंह यादव की भी जुड़ने की बात कही, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, वेदांता में भर्ती हैं, तो इस पर जो है अटकलें हैं। आगे कई जो नाम है वो भी जुड़ सकते हैं। बस तो यही कि अब आगे कितने लोग जुड़ते हैं इसमें, इस कार्यक्रम में जो उनका अब ये विपक्ष जोड़ो जो कार्यक्रम है उनका, उसमें कितने विपक्ष आके जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कितने टिके रहते हैं एक साथ जुड़ना, फिर वो जुड़ाव जो है उसको मजबूत रखना, वो कौन सा फेविकोल लगाएंगे वहाँ पे वो देखना होगा। रैलियाँ तो बहुत सारी निकलेंगी, अभी यात्रा भी बहुत सारी निकलेगी, क्योंकि उनको पता है कि 24 का चुनाव की तैयारी करनी है तो पहले की तरह नहीं चलेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वैसे सबको चुनावी मोड में रहना पड़ेगा। जैसे कि बात निकल कर ये सामने आ रही है, कल मुलाकात का दौर जो था दिल्ली में देखने को मिला लगातार। नीतीश ने जिस तरह से जो विपक्ष के बड़े नेता थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल कहेंगे, राहुल गांधी से भी मुलाकात की उन्होंने, अरविंद केजरीवाल से भी की, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, अजय चौटाला से भी बात की। तो इसके बाद में फिर मीडिया से वो रूबरू हुए, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री के पद के लिए आप फाइनल हो गए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। अब ये आने वाले समय पे जो एक स्थिति बनेगी, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मैं बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी जो है आमतौर पर परंपरागत राजनीति में यही देखा जाता है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से ये कहता नहीं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, यह मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं बनूँ। नरेंद्र मोदी इससे अलग हुआ करते थे, आज भी है। अरविंद केजरीवाल इससे अलग हुआ करते थे, आज भी है। वो डंके की चोट पे कहते कि हमको तो ये करना है। यहाँ वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि भरोसा अभी तक हर विपक्ष का उनके पास नहीं उन्होंने जीता हुआ है। उनको ये आश्वस्त, वो उस चीज़ को लेकर आश्वस्त नहीं है कि मैं अगर बोल दूं तो फिर मेरे पीछे आगे आजू बाजू में कितने लोग खड़े रहेंगे, कितने विपक्ष मेरे साथ रहेंगे, इस चीज़ का भरोसा नहीं है उनको। तो इसीलिए वो जाहिर तौर पर तो कभी बोल नहीं पाएंगे। अंदर से जो है पर्दे के पीछे या जो उनको कहते हैं कि बैकग्राउंड में उनकी कोशिश ये रहेगी कि सभी दल जो हैं वो इस चीज़ पे, इस बात पर राजी हो जाएं कि खुद सब मिलके उनको 2024 में विपक्ष की ओर से एक जो मोर्चा बनेगा उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है नीतीश को घोषित करें। ये इनकी कोशिश रहेगी। कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे अब ये अभी कहना तो बहुत मुश्किल है शोभित जी। जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, दिन ब दिन कुछ नया सामने आ रहा है, और विपक्ष को जोड़ने के लिए जो मुहिम उठा रखी है वो नीतीश कुमार ने अपने कंधों पे उठा रखी है, और अपने उनके अकेले कंधे पे नहीं है। शरद पवार बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार भी उसमें इतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जितने कि नीतीश कुमार। तो अभी है ना, अभी तो गठबंधन तोड़ा उन्होंने, अभी तो भाजपा से वो अलग हुए, 1 महीना हुआ है। लेकिन शरद पवार तो पिछले 2.5-3 साल से इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसके जो झंडा धारक हैं वो तो शरद पवार हैं। नीतीश कुमार जो है वो अभी अभी इस मैदान में कूदे हैं
और जैसे कूदे हैं तो उन्होंने अपनी सक्रियता जो है वो दिखाना, दर्शाना अब शुरू कर दिया है। तो शरद पवार भी है, नीतीश कुमार भी है, एक और मैं आपको बताऊं कि ये ममता बनर्जी इसमें पहले जुड़ी थी, अब उसमें वो नहीं है। ठीक है, अब आप सबको याद होगा वो दृश्य, मंच में सब बड़े बड़े लोग, जो सब बड़ी पार्टी के नेता लोग आए थे इकट्ठा, सब भाषण दिया था, और वो बंगाल चुनाव के बाद तुरंत हुआ था ये। तो अब वो नहीं है, तो देखते हैं कि किस तरह से होगा। पर अकेले नीतीश नहीं है, बाकी और लोग भी इसमें इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जी चलिए, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश विपक्ष को साधने में कितने कामयाब हो पाते हैं। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।